1857 की सैनिक क्रांति का बिगुल फूकने वाले मंगल पांडे थे, ये हम सभी जानते हैं। परंतु आज मैं आपको उन तथ्यों से भी परिचित कराऊंगा जिनसे आप अपरिचित हैं, जिन तथ्यों को हमारी एनसीईआरटी में नहीं पढ़ाया जाता। इस वीडियो में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि मंगल पांडे में एवं दारुल उलूम देवबंद में क्या संबंध है। वही दारुल उलूम देवबंद जिसने अपने फतवे में स्पष्ट किया है कि गजवाए हिंद इस्लामिक कानून के अनुसार वैधानिक है। यदि हम इतिहास का अध्ययन करें तो हमें यह पता चलेगा कि दारुल उलूम देवबंद की स्थापना 1857 की क्रांति के पश्चात ही हुई थी और उसके प्रमुख संस्थापक में आते थे मोहम्मद कासिम नौनतवी, रशीद अहमद गंगोई। ये वही लोग थे जिन्होंने 1857 की क्रांति में भी भाग लिया था, अंग्रेजों को काफिर घोषित कर उनके विरुद्ध जिहाद का ऐलान भी किया था और गजवा लड़ा गया था शामली में, जिसे थाना भवन का युद्ध भी कहा जाता है, जिसे देवबंदी विचारधारा कहा जाता है। वह वास्तव में शाह वलीउल्लाह सैयद अहमद बरेलवी की विचारधाराओं का अनुपालन करती है। शाह वलीउल्लाह सैयद अहमद बरेलवी भारत को दारुल हर्ब मानते थे और यह मानते थे कि हर मुसलमान का यह कर्तव्य है कि वह उसे दारुल इस्लाम की ओर ले जाने के लिए जिहाद करे, गजवाए हिंद करे। और जो भारत में इस्लामिक हुक्मरान है, इस्लामिक बादशाह है, इस्लामिक नवाब है, वह अपने क्षेत्र में शरिया लागू करे और काफिरों पर जजिया लगाए, उनकी मान्यताओं पर प्रतिबंध लगाए। यदि आप शाह वलीउल्लाह सैयद अहमद बरेलवी के संदर्भ में और जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को भी देख सकते हैं। इस वीडियो में मैंने सैयद अहमद बरेलवी के जिहाद का वर्णन किया है जो उन्होंने सिखों के विरुद्ध किया था। यहाँ पर आपके मन में संशय आ सकता है कि आपने यह तो बताया कि देवबंद की विचारधारा क्या है, उसका प्रेरणा स्रोत क्या है, परंतु इसका मंगल पांडे से क्या संबंध है। तो उसका उत्तर होगा कि इसका संबंध यह है कि शाह वलीउल्लाह सैयद अहमद बरेलवी ऐसे व्यक्तित्व नहीं थे जो एक स्थान पर बैठकर फतवे देते थे। उन्होंने भारत भर के भ्रमण किए एवं अनेकों भारतीय मुसलमानों को अपनी विचारधाराओं से प्रभावित किया है, उन्हें अपने मत का समर्थक बनाया है। उन्हीं समर्थकों में से एक थे मंगल पांडे के घनिष्ठ मित्र नक्की खान। मंगल पांडे एवं नक्की खान दोनों ही फैजाबाद अयोध्या के निवासी थे। नक्की खान का नाम आपने किसी एनसीईआरटी पुस्तक में कभी नहीं सुना होगा। नक्की खान शाह वलीउल्लाह सैयद अहमद बरेलवी की विचारधारा के प्रचारक थे और उन्होंने इस प्रचार के लिए सुनियोजित ढंग से चुनाव किया बंगाल की आर्मी का। बंगाल आर्मी ही क्यों, जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी तो उसने भारत के 3 क्षेत्रों पर अब अपना प्रभुत्व स्थापित किया था, जिसे उसने प्रेसिडेंसी कहा था, जिसमें आते थे बॉम्बे, मद्रास, बंगाल। बंगाल आर्मी के अंतर्गत इन्फेंट्री रेजिमेंट भी आती थी जो पैदल सैनिक होते थे, कैवलरी रेजिमेंट भी आती थी जो घुड़सवार सैनिक होते थे, आर्टिलरी रेजिमेंट भी आती थी जो तोप खाने के सैनिक होते थे। बंगाल आर्मी में इन्फेंट्री रेजिमेंट अथवा पैदल सैनिक को छोड़कर आर्टिलरी रेजिमेंट में, कैवलरी रेजिमेंट में, दोनों में मुसलमान सैनिकों की बहुतायत थी और वो मुसलमान सैनिक कोहिलाखंड, गंगा दोआब, अवध क्षेत्र से आते थे। इसी कारण से नकी खान को यह स्पष्ट था कि यदि हमें जिहाद करना है तो हमें सैन्य शक्ति की सहायता लेनी होगी। और बंगाल आर्मी से उपयुक्त सैन्य शक्ति क्या हो सकती है जिसमें आर्टिलरी रेजिमेंट, कैवलरी रेजिमेंट में मुसलमान सैनिक ही हैं। उनकी सैन्य शक्ति का उपयोग कर क्यों ना एक बड़े जिहाद की घोषणा की जाए। और इसी इस्लामिक कृत्य का क्रियान्वयन करते हुए उन्होंने बंगाल आर्मी की जो इन्फेंट्री रेजिमेंट में हिंदू सैनिक हुआ करते थे उनके बीच भी अपनी विचारधारा का बीजारोपण करना प्रारंभ किया, क्योंकि इन्फेंट्री, कैवलरी, आर्टिलरी रेजिमेंट को युद्ध में एक साथ लड़ने का अनुभव था। उन युद्धों में साथ लड़ने के कारण उनमें जो थोड़ा बहुत भाईचारा बना था, वे उस भाईचारे का उपयोग करना चाहते थे। लेकिन किस उद्देश्य के लिए? स्वतंत्रता संग्राम के लिए नहीं, उद्देश्य दारुल इस्लाम ही था। उनका उद्देश्य भारत को दारुल इस्लाम बनाना मुकम्मल हो, उसके लिए उन्होंने अनेकों प्रयास किए। उन्होंने हिंदू सैनिकों से अपनी घनिष्ठता बढ़ानी प्रारंभ करी। अब यहां मंगल पांडे का संदर्भ आता है क्योंकि नकी खान एवं मंगल पांडे दोनों ही फैजाबाद के निवासी थे। तो नकी खान ने मंगल पांडे के घर आना जाना प्रारंभ कर दिया। उनके घर जाकर हिंदू त्योहारों में सम्मिलित होने लगे, तो उन्हें अपने घर बुलाकर इस्लामिक त्योहारों में सम्मिलित कराने लगे। वे खुद भी जाकर गंगा स्नान करते, मंगल पांडे को दरगाहों पर भी लेकर जाते। एक व्यक्ति विशेष की घनिष्ठता के साथ साथ उन्होंने अपने हिंदू सामाजिक संगठनों से भी घनिष्ठता बढ़ानी प्रारंभ करी। जैसे कि उस समय काल का एक संगठन हुआ करता था सनातन धर्म सभा, नकी खान उसका सदस्य बन गया। इसी बढ़ती घनिष्ठता के कारण नकी खान की विश्वसनीयता हिंदुओं के मध्य बढ़ती जा रही थी। इसी विश्वसनीयता का लाभ उठाकर वह धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी के विरोधी विचारों का बीजारोपण हिंदुओं के मनोविज्ञान में करने लगा। और एक दिन अकस्मात ही चहुओर यह समाचार फैल जाता है कि नए कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी है। अमरीश मिश्रा, जिन्होंने मंगल पांडे की जीवनी लिखी है, वह इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि इस सूचना के प्रसार प्रचार में नकी खान द्वारा संगठित किए गए सीक्रेट्स ग्रुप की प्रमुख भूमिका थी। उन्होंने इस सूचना को बैरकपुर, बहरामपुर, मेरठ आदि क्षेत्रों में फैलाया था। उन्होंने इन सूचना को फैलाया ही नहीं था, विद्रोह की क्या रणनीति होगी यह भी सैनिकों को स्पष्ट रूप से बताया था।
और शीघ्र ही आता है 29 मार्च का दिन, जब मंगल पांडे बंदूक उठा लेते हैं और कहते हैं कि धर्म की खातिर लड़ो। परंतु कोई उनका साथ नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि मंगल पांडे ने उस दिवस जो किया था वह नक्की खान की योजना के अनुरूप नहीं था। मंगल पांडे को अपने साथियों का विशेष साथ नहीं मिलता है और इसी कारण से उन्हें बंदी बना लिया जाता है और फांसी की सजा दे दी जाती है। बैरकपुर के पश्चात मेरठ में तथाकथित क्रांति का बिगुल बजता है। मेरठ में कैवेलरी रेजिमेंट थी, बैरकपुर में 34 नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट थी। कैवेलरी रेजिमेंट में विद्रोह होता है जिसका नेतृत्व कर रहे थे पीर अली कुदरत अली। यह विद्रोह होता है 24 अप्रैल को। उस विद्रोह में भी अपने इस्लाम के दीन को बचाने की घोषणा ही होती है। मेरठ के यही सैनिक दिल्ली की ओर कूच करते हैं। दिल्ली की ओर क्यों कूच करते हैं? क्योंकि नकी खान का उद्देश्य यही था कि दारुल इस्लाम की स्थापना होगी। कैसे? भारत में पुनः मुगल बादशाह स्थापित होगी, वह मुगल बादशाह जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमसे छीन लिया है। तो यह जो जिहाद लड़ा जाएगा, यह जिहाद बहादुर शाह जफर की सरपरस्ती में ही लड़ा जाएगा। इसी कारण से जब वह मुस्लिम सैनिक दिल्ली पहुंचते हैं तो वह बहादुर शाह जफर को बादशाह घोषित करते हैं, खलीफा घोषित करते हैं। खलीफा के बिना जिहाद नहीं हो सकता। बहादुर शाह जफर से फरमान जारी करवाए जाते हैं जिस पर बहादुर शाह जफर की मोहरों के द्वारा बहादुर शाह जफर का संबोधन होता है खलीफा के तौर पर, पातशाह गाजी के तौर पर। परंतु यह भी सत्य नहीं है कि दिल्ली में जो घटित हो रहा था वह सब बहादुर शाह जफर की सहमति से हो रहा था। जब मुस्लिम सैनिक उन्हें अपने खलीफा बनने का प्रस्ताव देते हैं तो बहादुर शाह जफर की प्रथम प्रतिक्रिया यही होती है, मैंने तो तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया, तुमने अत्यंत ही जल्दबाजी से काम लिया है, मेरे पास तो तुम्हारे लिए पैसे भी नहीं है। तो सैनिक उन्हें कहते हैं, यदि आप सहायता नहीं करेंगे तो हम मारे जाएंगे, और जहां तक पैसे की बात है, जो लूट का माल होगा वह हम आपको लाकर दे देंगे। वृद्ध हो चुके बहादुर शाह जफर बेशक यह ना चाहते हो कि इस काल में अभी जिहाद करना उचित है, परंतु उन्हीं के महल में उन्हीं के अनेकों दरबारी उनके वली है, तो यह अवश्य चाहते थे कि मुगल बादशाह पुनः बुलंद हो और जब वह तख्त पर आसीन हो तो ईस्ट इंडिया कंपनी उनके ऊपर हुक्म न चलाए और वे इस्लामिक हुक्मरान के तौर पर दिल्ली पर तख्त नशीन हो। इसी कारण से बहादुर शाह जफर के निजी मत का वहां पर कोई महत्व नहीं रह जाता है। वहां यही नारे लगते हैं कि दीन इस्लाम की पुनः स्थापना होने वाली है, मुगल बादशाह पुनः आने वाली है और फिरंगियों की हुक्मरानी नेस्त नाबूद होने वाली है। इसी मुजाहिदीनों की सेना का सर्वप्रथम शिकार बनते हैं 40 क्रिश्चियन नागरिक जिन्होंने लाल किले में शरण ली थी, जिसमें स्त्रियां भी थी, बच्चे भी थे। उन सब का कत्लेआम कर दिया जाता है निशंसता के साथ। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि उनका कत्लेआम सैनिकों ने नहीं किया था, बल्कि राजघराने के उन लोगों ने किया था जो यह मानते थे कि काफिरों का कत्ल करने से उन्हें जन्नत मिलने वाली है। और इसी कारण से उन्होंने सैनिकों को भी कत्ल नहीं करने दिया ताकि राजघराने के लोगों को पहले जन्नत मिले। यदि हम इन घटनाक्रमों के संबंध में उस समय प्रकाशित होने वाले उर्दू एवं अंग्रेजी अखबारों पर दृष्टि डालें तो हमें यह भी स्पष्ट होता है कि दिल्ली में प्रकाशित होने वाले उर्दू अखबार एवं दिल्ली गैजेट प्रेस में इन घटनाक्रमों को दीन की लड़ाई के तौर पर ही दर्शाया गया है। यही ही कहा गया है कि मोहम्मदीन अपने दीन के लिए लड़ रहे थे। तो उन्हें तुर्केश्वर के नाम से भी संबोधित किया गया है। तुर्केश्वर घोड़े पर सवार होकर जो तुर्क आते थे उनके लिए प्रयोग होने वाला एक शब्द जो कैवेलरी रेजिमेंट के लिए प्रयोग किया गया है, जो मेरठ से दिल्ली आई थी। उर्दू अखबार निरंतर यह प्रकाशित कर रहे थे कि इस लश्कर को खुदा ने ही भेजा है काफिरों के विनाश के लिए। जब यह सब उपद्रव चल ही रहा होता है कि अचानक ही एक ऐसी घटना घटित होती है जो इस उपद्रव को अत्यंत ज्वलंत रूप दे देती है। जामा मस्जिद के बाहर एक फरमान लगा दिया जाता है। उस फरमान पर फारस के शाह की मोहर लगी हुई थी। उस फरमान में फारस के शाह ने भारतीय मुसलमानों से यह निवेदन किया था कि वह अंग्रेज काफिरों के विरुद्ध जिहाद करें। इसी के साथ यह सूचनाएं भी सामान्य जनमानस तक पहुंचने लगती है कि फारस की सेना भारत की ओर बढ़ रही है। परंतु क्या यह सब अकस्मात घटित हुआ था? नहीं। बहादुर शाह जफर ने फारस के शाह को भारत पर आक्रमण करने का न्योता भेजा था और यह दावत स्वीकृत हो उसके लिए यह भी माना जाता है इतिहासकारों द्वारा कि उसने शिया पंथ को भी अपना लिया था। यही नहीं, अपने संबंधी मिर्जा नजफ सिद्दीक अंबर को भी फारस भेजा था ताकि फारस के शाह शीघ्र अपनी सैन्य टुकड़ी को ब्रिटिश सेना के विरोध में भेज सके। और उसी की परिणति थी वह फरमान जिसे जामा मस्जिद के बाहर लगाया गया था, जिसकी सूचना से भारत के मुसलमान अत्यंत आनंदमय हो रहे थे और दारुल इस्लाम की कल्पनाएं करने लगे थे। फारस के शाह को भारत पर आक्रमण करने की दावत देने के साथ साथ ही बहादुर शाह जफर ने बख्त खान को भी यह संदेशा भेजा था कि तुम्हारे क्षेत्र में जितने भी काफिर हैं उन्हें तलवार की नोक पर रखकर कत्लेआम कर दो। जिसको यह पत्र लिखा गया था मोहम्मद बख्त खान, वह कौन था और क्यों ऐसा कहा गया था? आपको स्मरण होगा, पूर्व में मैंने आपको कहा था कि बंगाल आर्मी के अधिकतर सैनिक गंगा दोआब रोहिलखंड क्षेत्र से आते थे, अवध क्षेत्र से आते थे। बख्त खान रोहिल्ला था।
यदि आपने पानीपत मूवी देखी हो तो संभवतः आपको स्मरण होगा नजीब उद्दौला, वह नजीब उद्दौला जिसने भारत पर आक्रमण करने के लिए अहमद शाह अब्दाली को अफगानिस्तान से बुलाया था, जिसके परिणाम स्वरूप तृतीय पानीपत का युद्ध हुआ था। उन्हीं रोहिल्लाओं का वंशज था बख्त खान। जो बंगाल आर्मी में आर्टिलरी रेजिमेंट होती थी वो रोहिल्लों की होती थी। बख्त खान भी उसी आर्टिलरी रेजिमेंट में सूबेदार था। यह 1857 की क्रांति में कैसे सम्मिलित हुआ था? मौलवी सरफराज अली की प्रेरणा से। उनकी विचारधाराओं से प्रभावित होकर वह अपने रेजिमेंट का नेतृत्व करते हुए दिल्ली पहुंचता है। जब वह दिल्ली पहुंचता है तो बहादुर शाह जफर उसे ब्रिगेडियर जनरल का खिताब दे देते हैं एवं उसे इस जिहाद का कमांडर बना देते हैं। उसका यह दायित्व है कि वह दिल्ली में होने वाले जिहाद का नेतृत्व करे। बख्त खान के आने से पूर्व यह नेतृत्व मिर्जा मुगल के हाथ में था। मिर्जा मुगल बहादुर शाह जफर का पुत्र था, परंतु उसे कोई सैन्य अनुभव नहीं था। मौलवी सरफराज अली ने अन्य मौलवियों के साथ मिलकर बहादुर शाह जफर पर दबाव डालकर जिहाद की कमान बख्त खान के हाथ में सौंप दी। सर्वप्रथम कार्य वह यह करता है कि वह एक मुजाहिदीन सेना का गठन करता है और अपने आलिम मौलवी सरफराज अली को आमिर मुजाहिदीन घोषित करवा देता है। इस मुजाहिदीन सेना को अन्य मुस्लिम शासकों के क्षेत्रों से सहभागिता भी मिलती है। विभिन्न क्षेत्रों से लश्कर आकर दिल्ली में संगठित होने लगते हैं। टोंक क्षेत्र, वह क्षेत्र जहां सैयद अहमद बरेलवी ने सैन्य शिक्षा प्राप्त करी थी, वह अपना लश्कर भेज देता है, परंतु अनेकों हिंदू राजा जैसे कि ग्वालियर, कानपुर, वह अपनी सहभागिता नहीं देते। ग्वालियर के राजा तो लश्कर को बंदी बनाने का प्रयास करते हैं। विभिन्न क्षेत्रों से आ रहे लश्करों ने ही सर्वप्रथम यह नारा दिया था, चलो दिल्ली। विभिन्न क्षेत्रों से संगठित हुए लश्कर ही 60,000 की सेना हो जाती है 3 अगस्त 1857 के पश्चात। 7 अगस्त 1857 को यह फरमान जारी किया जाता है बहादुर शाह जफर के द्वारा बख्त खान को कि तुम समस्त काफिरों को तलवार की नोक पर कत्ल कर दो। तो यदि यह प्रश्न पूछा जाए कि क्या यह जिहाद केवल और केवल अंग्रेज काफिरों के विरुद्ध था, हिंदू इसके शिकार नहीं हुए? दिल्ली में हो रही तथाकथित क्रांति का एक छुपा पहलू यह भी है कि जामा मस्जिद में संगठित हुए अनेक मौलवी मौलाना ने 19 मई को हिंदुओं के विरुद्ध भी जिहाद का ऐलान किया था। उसी के साथ यह भी स्पष्ट कर दिया गया था कि जिहाद का एक ही उद्देश्य है, मुगल बादशाहत को पुनः स्थापित करना, वह मुगल बादशाह जो दारुल इस्लाम होगी। परंतु जब इस घोषणा की सूचना बहादुर शाह जफर को लगती है तो इस घोषणा पर वह अपनी आपत्ति जताते हैं, परंतु उनकी आपत्ति पर अत्यंत तीक्ष्ण प्रतिक्रिया होती है एवं वह तीक्ष्ण प्रतिक्रिया त्वरित होती है। जैसे ही उन्हें पता चलता है कि बहादुर शाह जफर को आपत्ति है, वह तुरंत ही बहादुर शाह जफर से मिलकर यह स्पष्ट कर देते हैं कि यह जिहाद है, जिहाद हर काफिर के विरुद्ध होता है। तब बहादुर शाह जफर यथार्थवादी होकर कहते हैं, यह तो असंभव है, क्योंकि दिल्ली में जो उपद्रव हो रहा है उसमें तो हिंदू भी सम्मिलित है। यदि ऐसा होगा तो आपसी फूट पड़ जाएगी। यदि आपसी फूट पड़ गई तो यह भी हो सकता है कि हिंदू ही मुस्लिम सेना का विनाश कर दे। मौलवी मौलाना कहते हैं, हमें उनसे कोई हमदर्दी नहीं होनी चाहिए। प्रथम तथ्य तो वह काफिर हैं, दूसरा अनेकों अवसरों पर वे अंग्रेजों के साथ मिलकर लड़े हैं हमारे विरुद्ध। दिल्ली में हो रही क्रांति के जो हिंदू सहभागी थे उन्हें यह पता चलता है जिहाद की घोषणा हिंदुओं के विरुद्ध भी हुई है, तो वह बहादुर शाह जफर से मिलते हैं और उनसे यह स्पष्ट करते हैं क्या जिहाद की घोषणा हमारे विरुद्ध भी हुई है। तब बहादुर शाह जफर कहते हैं कि मैंने इसे प्रतिबंधित कर दिया है। ऐसी ही एक और घटना होती है 1 अगस्त 1857 को, जब बकरा ईद थी। बहादुर शाह जफर यह आदेश जारी करना चाहते थे कि कोई भी गोवध नहीं करेगा, परंतु जैसे ही मौलवियों को यह सूचना मिलती है वे आपत्ति दर्ज कराते हैं। अंततः बख्त खान द्वारा यह आदेश जारी किया जाता है कि कोई गोवध नहीं करेगा, परंतु बहादुर शाह जफर इस स्थिति में नहीं थे कि इसका पालन सुनिश्चित कर पाए। अगस्त के पश्चात सितंबर में भी बहादुर शाह जफर एक और प्रयास करते हैं हिंदू मुस्लिम को एक साथ लाने का, ताकि अंग्रेजों को पराजित किया जा सके। यह निर्णय लेते हैं कि वह स्वयं दिल्ली में सेना का नेतृत्व करेंगे। जब वह घोषणा कराते हैं तो 70,000 गाजी उनके साथ आने को तैयार होते हैं। एक हिंदू उनके साथ नहीं आता। कारण यही थे, बहादुर शाह जफर की घोषणाओं की कोई महत्वता नहीं थी, ना भीड़ तंत्र सुनता था उनकी, ना बख्त खान सुनते थे उनकी। तो यह निर्णय भी अंततः उन्हें बदलना ही पड़ता है अपने मौलवी मौलानाओं के कहने पर। कुछ इतिहासकार यहां तक भी दावा करते हैं कि बहादुर शाह जफर ने दिल्ली में हाथी पर सवार होकर मुस्लिम सैनिकों से यह अनुरोध किया था कि जिहाद फिरंगियों के विरुद्ध है, हिंदुओं के विरुद्ध नहीं है, तो वह हिंदुओं को अपना शिकार ना बनाएं। इसी तथ्य का उपयोग कर अनेकों इतिहासकार यह कहते हैं कि बहादुर शाह जफर हिंदू मुस्लिम यूनिटी का प्रतिबिंब है, परंतु वे इसका दूसरा पक्ष नहीं बताते कि बहादुर शाह जफर को जो लाल किले में ही रहते थे, ऐसा समय भी आया कि जब 80 वर्ष की उम्र में उन्हें सड़क पर निकलकर हाथी पर सवार होकर यह अपील करनी पड़ी कि जिहाद सिर्फ फिरंगियों के विरुद्ध है। ऐसी कौन सी बाध्यता थी? ऐसी यही बाध्यता थी कि उनके यह कहने के बावजूद भी कि जिहाद फिरंगियों के विरुद्ध है, कोई उनकी नहीं सुन रहा था। रोहिल्ला कमांडर बख्त खान मौलवी सरफराज अली की सुनते थे। वह भीड़ तंत्र नकी खान की विचारधाराओं से प्रेरित था। इस तथाकथित क्रांति के प्रणेता
शाह वली उल्लाह, सैयद अहमद बरेलवी जैसे सैन्य अधिकारी थे जिनका उद्देश्य स्पष्ट था, भारत को दारुल इस्लाम बनाना। बहादुर शाह जफर की हिंदू मुस्लिम यूनिटी से जिहाद नहीं हो रहा था और शीघ्र ही यह तथ्य स्पष्ट होने लगा हिंदुओं को, और हिंदू अपनी सहभागिता वापस लेने लगे इस क्रांति से। उन्हें यह आभास होने लगा कि वह एक मुस्लिम षड्यंत्र का शिकार थे, जो यदि सफल होता तो उसके लाभार्थी राजनीतिक तौर पे मुस्लिम होते और हमारी दुर्गति हो जाती। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने उस भीड़ तंत्र को पराजित करना प्रारंभ किया तो हिंदू उत्सव मना रहे थे। 20 सितंबर 1857 को जब दिल्ली पर ईस्ट इंडिया कंपनी का आधिपत्य हो जाता है तो यह भी कहा जाता है कि आगरा में दीपोत्सव होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई। वीडियो से मैं आशा करता हूं कि आपको अनेकों ऐसे तथ्यों का ज्ञान हुआ होगा जो एनसीईआरटी हमें नहीं बताती। इतिहास में क्या घटित होता है उस पे अनेक इतिहासकारों के विभिन्न मत होते हैं, परंतु एनसीईआरटी 1857 के तथाकथित स्वतंत्रता संग्राम पर हमें केवल एक विचारधारा के पक्ष में तथ्य प्रस्तुत करती है। उसके विभिन्न मत भी हैं, यह हमें सूचित नहीं करती। उन्हीं में से कुछ तथ्यों को आज मैंने उजागर करने का आपके समक्ष प्रयास किया है। इस विश्लेषण से संभवतः आप यह भी समझ गए होंगे कि किस प्रकार से सैयद अहमद बरेलवी, शाह वली उल्लाह की जो विचारधारा है वह 1857 में भी कितनी प्रोमिनेंट थी, और उसी विचारधारा ने 1857 की क्रांति के बाद जब सशस्त्र विद्रोह विफल हो गया तो कलम के रूप से अपनी विचारधाराओं का प्रचार प्रसार करने के लिए एक संस्था की स्थापना की जिसे देवबंद कहा जाता है। और वही संस्था आज भी उसी विचारधारा पर कायम है कि हमें गजवाए हिंद करना है। 1857 का जो गजवाए हिंद जो विफल हुआ था वही पुनः करना है, और आने वाले समय में कभी ना कभी तो गजवाए हिंद सफल होगा। इस विषय पे यदि आप और पढ़ना चाहते हैं तो प्रोफेसर एसबी मोरे की द 1857 जिहाद पढ़ सकते हैं। इस विषय पर आपकी क्या ओपिनियन है वह मुझे कमेंट करके बताएं। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक अवश्य करें। यदि इस वीडियो ने आपको ऐसे तथ्यों से सूचित किया है जिससे आप अभी तक अनभिज्ञ थे तो उन तथ्यों की सूचना अपने तक ही सीमित न रखें, अपने परिवारजनों, अन्य बंधु बांधव, मित्रों तक भी उन तथ्यों को पहुंचाएं। यदि आप चाहते हैं मैं इसी प्रकार की वीडियो बनाता रहूं तो आप सब्सक्राइब अवश्य करें।